स्टेज पर दुल्हन के हमरा बैठी पुरकशिश नकोश की हामिल इस लड़की पर साजिदा बेगम की नज़र यूं ठहरी कि वो बावजूद कोशिश के हटा ना सकें। उन्होंने ऐनक लगाकर इसका हर तरह से जायज़ा लिया, फिर दिल ही दिल में इसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। मुझे अपने फरहान के लिए वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की बड़ी पसंद आई है, वो जो दुल्हन के पास बैठी है वही। उन्होंने अपनी पड़ोसन की बेटी शाइस्ता की तवज्जो स्टेज पर बैठी लड़की की तरफ मबजूल करवाना चाही थी, मगर वो मेज़ के बराबर में बैठे फारस वजदान को भी मुतवज्जा कर बैठी थी, जिसने मोबाइल स्क्रीन से निगाह उठाकर इसी लड़की को देखा जो दुल्हन के पहलू में बैठी थी। अरे ये तो जन्नत है, ये शादीशुदा है बुआ, शाइस्ता ने कहा। हैं? साजिदा बेगम को एक धचका सा लगा। शादीशुदा? मैं समझी कॉलेज की स्टूडेंट होगी। सुना है शौहर से अलहदगी हो चुकी है इसकी। साजिदा बेगम तो धक से रह गई। इतनी मुश्किलों से इन्हें कोई लड़की पसंद आई थी जो ना सिर्फ शादीशुदा थी बल्कि अब तलाक याफ्ता भी साबित हो रही थी। अलहदगी क्यों हो गई? सदमा कुछ कम हुआ तो उन्होंने कुरीदा। शौहर ने दूसरी शादी जो कर ली थी। इंटरेस्टिंग। कुर्सी की पुष्ट से कमर टकाते हुए फारस सीधा हो बैठा, निगाहें जन्नत पर ठहरी थी। वो दुल्हन का हाथ अपने हाथ में लेकर इसके कान में सरगोशी करने लगी थी। जवाबन दुल्हन ने ना जाने इससे क्या कहा था कि इसकी निगाह बेख्तियार फारस की तरफ उठ गई थी। शादी हाल के जिस अलग थलग कोने में वो बैठा था, यहाँ से हर तरफ निगाह दौड़ाना कदरे आसान था। इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए भी दूसरी शादी कर ली। साजिदा बेगम को यकीन ना आया। औरत माँ ना बन सके तो कहाँ की खूबसूरती। फारस अपनी जगह सुन बैठा रह गया। बुरहान इसके बड़े ताया का जो इकलौता बेटा है, इससे शादी हुई थी। इसकी बचपन की मंगनी थी, शादी मोहब्बत की। इन खवातीन में जो कम उम्र थी वो बहुत कुछ जानती थी। जब इंकशाफ हुआ जन्नत बाँच है तो माँ के मजबूर करने पर चचा की बेटी से दूसरी शादी कर ली। जन्नत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। चेहरे पर खौफ, घबराहट, परेशानी का तासर लिए वो अब स्टेज से उतरकर इसी तरफ आ रही थी। तो फिर इसे तलाक क्यों हुई? साजिदा बेगम हमातन गोश थी। अरे हाला, इसने बुरहान की दूसरी बीवी का बच्चा ज़ाया करने की कोशिश की थी। शादी का हंगामा, शोर शराबा और फारस की साकत निगाहें जन्नत कमाल के चेहरे पर ठहर गई। खुदा की पनाह, शक्ल से तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगती। साजिदा बेगम डर सी गई। हाला, अमाल शक्लों पर थोड़ी नज़र आते हैं, हुमा ने रुकमा दिया था। बचपन से ही आफत किस्म की लड़की है बुआ, खुदा माफ़ करे। ना छोटों की तमीज़ ना बड़ों का लिहाज, बहुत बदमिजाज और मगरूर सी। इसी की वजह से ही तो इसकी अम्मी का इंतकाल हुआ था। फिर तो इसके साथ जो हुआ ठीक हुआ। जाने किसने कहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ अफेयर्स चला रखे थे इसने। मुझे इसकी नंद ने बताया था। सारा दिन फ़ोन कॉल्स करती रहती थी। कई बार तो इसने खुद जन्नत को छुप छुप कर फ़ोन पर बातें करते देखा था। मैंने सुना है इसकी हरकतों की वजह से इसके ख़ानदान वालों ने इसकी दूसरी शादी के बाद इससे कतई ताल्लुक़ कर लिया था। साजिदा बेगम ने सर उठाकर एक बार फिर इसे देखा था। हाला, इसे देखें। वो हुमा ने इन्हें हाथ के इशारे से मुतवज्जा किया। वो सर उठाए इसकी तरफ देखने लगी जिस तरफ हुमा इशारा कर रही थी। वो बुरहान है, जन्नत का पहला शौहर। ब्लैक टू पीस सूट में मलबूस एक हैंडसम सा नौजवान हंसते मुस्कुराते हुए किसी लड़की के हमरा अंदर दाखिल हो रहा था। वो मेज़ पर वापस आई तो फारस वहाँ कहीं नहीं था। इसने फिक्रमंदी से चारों तरफ निगाह दौड़ाई, फिर तेज़ से इस कदम उठाती शादी हाल से बाहर आ गई। सरसब्ज लॉन से बैरूनी दरवाजे की तरफ जाते हुए वो मुसलसल इसका नंबर ट्राई कर रही थी। मोबाइल बंद भी नहीं था, कॉल रिसीव भी नहीं हो रही थी। पार्किंग एरिया में इसे गाड़ी के पास खड़ा देखकर इसकी अटकी हुई सांसें एक लम्हे में बहाल हुई थी। ये ख्याल कि वो इसे छोड़कर नहीं गया कितना तसल्ली बख्श था, और यही ख्याल जिन अंदेशों को जन्म दे रहा था वो कितने अजियतनाक थे। वो खुद को कंपोज करके इसके पास आ गई थी। जेबों में हाथ डाले, गाड़ी से टेक लगाए, नेवी ब्लू पैंट कोट में मलबूस वो अपनी तमाम तर वजाहतों के साथ इसे तारीख रात का ही हिस्सा लगा। जितने लोग हैं इतनी ही कहानियाँ हैं, और हर कहानी एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग है। वो बराह रास्त इसकी आंखों में देखने लगा। लबों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में तज़हीक। जन्नत का चेहरा धुआं धुआं हो गया। तो बुरहान वासिफ तुम्हारा ताया का बेटा था। मोहब्बत की शादी थी जो महज 5 साल तक रही, फिर इसने तुम्हें छोड़ दिया। वो अपनी जगह मंजमन इसे पलकें झपकाए बिना देखे गई। तुमने इसके बच्चे को मारने की कोशिश की। फारिस के लहजे में सदमा था, लेकिन बेयकीनी हरगिज़ नहीं थी। मुझे हैरत है इसने तुम पर पुलिस केस नहीं होने दिया। बहुत मोहब्बत करता होगा, वरना कौन इस कदर संगीन गलती को नज़रअंदाज करता है। इसकी आंखों की नमी एकदम गहरी हुई थी, लब कपकवाए थे।
तुम जैसी लड़कियों के लिए भला तलाक भी कोई सज़ा होती है। जन्नत का सांस जैसे हलक में अटका था, आंखों में वहशत उतरी थी, लफ्ज़ गोया सुलगते हुए अंगारे थे, समात में पड़ते थे और वजूद को राख कर देते थे। वैसे तलाक का सबब तुम्हारा वही कारनामा था या फिर कोई और वजह थी? जेबों से हाथ निकालते हुए वो सीधा हुआ था। जन्नत बमुश्किल ही इसके कंधों पर पहुंचती थी और अब तो जैसे कदमों में ही थी। राख, खाक, धूल, मट्टी। आगे को झुककर वो महसूस होती निगाहों से इसे देखने लगा। मुकम्मल तौर पर भीगी हुई आंखें, सुर्ख चेहरा, कपकपाता वजूद, निचला होंठ बेदर्दी से रगड़ते हुए वो सर झुकाए खड़ी थी। हैरत है, आज तुम्हारी ज़ुबान नहीं चल रही। इसे ताजुब हुआ था। ना वजाहत, ना सफाई, ना माफ़ी की तलब, ना पछतावे का एहसास। सुना है काफ़ी अफेयर्स थे तुम्हारे, सुना है रॉन्ग कॉल्स आती थी, सुना है। इसने सर गिरा दिया, झुका दिया, हार मान ली। मगर वो फारस था, हमले से बाज फिर भी ना आया। जो कुछ सुन चुका हूँ वो सब मम्मी को बताऊँगा। वो क्या सोचेंगी? एक ऐसी लड़की को बहू बना बैठी हैं जो इनफर्टिल है, जिसने अपनी सौतन के बच्चे की जान लेने की कोशिश की है, जिसके ख़ानदान के लोग इसे अछूत की तरह ट्रीट करते हैं और जो अपनी माँ की मौत का सबब बनी है। सांस रोके लब भेजे इसने सर उठाकर फारस को देखा। वो भी इसे ही देख रहा था, सर्द पथरीली निगाहों से, कुछ नफ़रत, कुछ हकारत से, कुछ बेरहमी, कुछ बेजारियत से। जिसके अपने पैरों तले ज़मीन नहीं थी, वो मेरे सर से आसमान खींचने चली है। जन्नत की आंखें छलक पड़ी। अमाल अगर शक्लों पर सख्त होते तो खूबसूरत चेहरे कितने भयानक होते। फारस ने चाबी निकालकर बटन दबाया। गाड़ी का लॉक खुल गया था। हाँ, भयानक लगते, बहुत भयानक लगते। मैं कल शाम की फ़्लाइट से लंदन जा रहा हूँ। मम्मी को फ़ोन पर कह देना तुम यहाँ अपनी मर्ज़ी से रुक गई हो। जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा तुम अपनी खाला के पास ही रहोगी। और हाँ, इसने रुक कर तनबीही निगाहों से जन्नत को देखा, फिर उंगली उठा के जहरहन से लहजे में धमकी दी। अब अगर तुमने मनमानी की तो मुझसे बुरा वाकई में कोई नहीं होगा। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। कुछ ही देर में वो वहाँ से जा चुका था और जन्नत बिनते कमाल अपनी जगह साकत और सामंत खड़ी रह गई थी। वो नाकस थी, मुकम्मल होना चाहती थी, और जिन्हें तकदीर नाकस कर दे वो मुकम्मल कैसे हों। किसी रोज़ तुम्हारी ये खुशफहमियाँ ले डूबेंगी। वो अब फूले नफस के साथ अंधेरे में देख रही थी। मैं बहुत अच्छी तैराक हूँ फारस। इसे लगा ज़मीन अब कदमों तले ना रही हो। बेहतरीन तैराक भी शाख की खुराक बन जाया करते हैं, शायद इसलिए कि वो बर वक्त साहिल पर नहीं पहुँच पाते। वो लड़खड़ाई। तुम पहुँच जाओगी साहिल पर? साहिल पर ही तो खड़ी हूँ मैं। और ये था इसका साहिल, इसका किनारा। वो अपने इस किनारे से खुशगुमानी के इस साहिल से दबे कदमों पीछे हटी। ऐसे किनारे से समंदर भला, ऐसी सतह से गहराइयाँ बेहतर। दिल में है वफा की तलब, लब पे सवाल भी नहीं। हम हैं सारे दर्द में, इसको ख्याल भी नहीं। इतना है इससे राब्ता छाँव से जितना धूप का। अगर ये नहीं है हिज्र तो फिर ये विसाल भी नहीं। वो जो अनाप्रस्त है, मैं भी वफाप्रस्त हूँ। इसकी भी मिसाल नहीं, मेरी मिसाल भी नहीं। तुमको ज़ुबान दे चुके, दिल का जहान दे चुके। अहदे वफा को तोड़ दें, अपनी भी मजाल नहीं। टाई की नॉट ढीली करते हुए उसने ओपन किचन के सामने रुककर राहदारी में निगाह दौड़ाई थी। मलजी सी रोशनी थी जो पूरे घर में फैली थी। अजीब सा सन्नाटा था जो हर तरफ छाया हुआ था। वो 15 दिन बाद लंदन से लौटा था और घर पर छाई हुई ये वीरानी इसे अजीब सी कैफियत से दो चार कर गई थी। मिसेस शिराजी के बेडरूम का दरवाज़ा बंद था। वो यकीनन अब तक सो चुकी होंगी। वो इनके आराम में मुहल नहीं होना चाहता था, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो बैरूनी मुल्क दौरे से वापस आया हो और फिलफौर इनसे ना मिला हो। वो सीढ़ियों का रुख करने ही लगा था जब निगाह राहदारी के इख्तिताम पर स्टूडियो के आध खुले दरवाजे पर पड़ गई। दरवाजे के दर से झांकती ज़रकार रोशनी टाइल्स पर बिखरी हुई थी। आहिस्ता से कदम उठाते हुए वो स्टूडियो में रूम में आ गया। तमाम बत्तियां रोशन थीं। दीवार गिर खिड़कियों के पर्दे डोरियों में बंधे हुए थे। बाहर का अंधेरा खिड़कियों के अंदर से झांक रहा था। रिमझिम बारिश की मध्यम सी आवाज़, सरसरा कर गुजरती ठंडी नुमा हवाओं का शोर। इसने एक ताराना निगाह हाल में दौड़ाई, फिर आगे बढ़ते हुए मशरकी दीवार के पास रखे कार्टन पर झुक गया। मुरझाए हुए फूल, गेट वेल सून का ड्राइंग पेपर, रिजल्ट कार्ड, ट्रॉफीज़, खिलौने, तस्वीर के एल्बम,
एक एक चीज़ का सरसरी से अंदाज में जायज़ा लेता हुए इसके हाथ में अपना पुराना वॉलेट आ गया। वॉलेट खाली था। इसमें कोई ऐसी चीज़ ना थी जो इसे मतवज्जा करती, माँ सवाए इसकी चेन के, जिसके दूसरे सिरे पर शानदार सी तलवार लटक रही थी। तलवार के ब्लेड के वस्त में एक मैग्नेटिक चिप थी, जिस पर उंगली फेरते हुए से याद आया था कि इसके साथ जुड़ी हुई एक और तलवार भी थी। तुम आ गए बेटा? मिसेस शिराजी की आवाज़ पर इसने चौंक कर रकम में देखा था। व्हील चेयर पर विराजमान स्याह शाल में अपना आप छुपाए वो मुंसलिक कमरे से अंदर आ रही थी। मैं समझा आप सो रही होंगी। कीचेन हाथ में लिए वो उठकर इनके पास आ गया, झुककर इनकी पेशानी का बोसा लिया, फिर हाथ पकड़कर ही इनके पास साइड टेबल पर बैठ गया था। तारक के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया मैंने। वो जानता था मिसेस शिराजी अब इससे क्या पूछने वाली थी, मगर सवाल से पहले ही वो इन्हें जवाब दे चुका था। मिसेस शिराजी ने सर उठाकर इसे देखा। एक कर्व सा इनकी आंखों में ठहर गया। हर महीने की 1 तारीख को वो कुछ और ही सुनने की मुतमन्नी रहती और हर बार फारस वजदान का ये जुमला इन्हें अजियत में मुब्तला कर देता। हर माह रकम ट्रांसफ़र करने वाला मोहब्बत ट्रांसफ़र नहीं करता था। तुम्हें लगता है इस नन्हे यतीम बच्चे को तुम्हारे पैसों की ज़रूरत है? मुख्तात अंदाज में उन्होंने कुछ अजियत से पूछा था। की चैन की तलवार फारस की उंगलियों में मुतहरक थी। सर झुका हुआ था, चेहरा हनोज तासरात से आ रही। इसे तुम्हारी ज़रूरत है फारिस। उन्होंने जैसे इसे आगाही दी थी, एक बार फिर एहसास दिलाने की सही की थी। वो खामोश रहा था, मुश्तिल नहीं हुआ था। इसे सज़ा मत दो, इसका कोई कसूर नहीं है। मैं किसी को सज़ा नहीं दे रहा हूँ, बहुत आसगी से इसने कहा। मैं सिर्फ जीने की कोशिश कर रहा हूँ मम्मी। मिसेस शिराजी ने इसकी आंखों में आग देखी, दर्द देखा, अजियत देखी, और फिर जैसे इनकी हर हिम्मत दम तोड़ गई। ये जुल्म है, इन्हें एहसास हुआ वो इसके साथ ज्यादती कर रही हैं। इनका दिल बैठा। शाल के पल्लू से अपने आंसू पहुँचे, फिर मध्यम सी मुस्कुराहट लबों पर बिखेरते हुए उन्होंने मौजू ही बदल दिया। टूर कैसा रहा तुम्हारा? सफ़र में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? और जन्नत को कब लाओगे फारिस? इसके बगैर तो इस घर में खामोशी से दार आई है। इसने मिसेस शिराजी के तीनों सवाल ठीक ठाक सुने, मगर जवाब सिर्फ एक का दिया। सफ़र ठीक रहा, बहुत भूख लग रही है मम्मी, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। वो जाने के लिए उठा था। मुझे पहले ही शक था। इनकी आंखों में अब भी नमी ठहरी थी, मगर लहजे में खुशगवारियत लौट आई थी, जैसे कुछ देर पहले तक इनके माँ बहन ऐसी कोई बात ना हुई हो जिसने इन्हें हज़ार टुकड़ों में तकसीम कर दिया हो। कैसा शक? दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए इसने रुक कर पूछा था। यही कि तुम दोनों की लड़ाई हुई है। मिसेस शिराजी ने इत्मीनान से आगाह किया। और तुम इसे लाहौर छोड़ाए सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे साथ लंदन ना जा सके? उन्होंने मशकूक निगाहों से देखते हुए कुरीदा। ऐसा तो नहीं हुआ। वो सच पटा गया। वो तो अपनी मर्ज़ी से इसे शादी अटेंड करने से ज़्यादा तुम्हारे साथ लंदन जाने का शौक़ था। 1-2 घंटों में इसने मेरे साथ बैठकर जाने कितने प्रोग्राम तरतीब दे डाले थे। मैं मान ही नहीं सकती वो अपनी मर्ज़ी से रुक गई हो। इनका अंदाज कतियत भरा था। मुतहरक व्हील चेयर के बराबर कदम उठाते हुए फारिस लब भेज कर रह गया। सच सच बताओ, लड़ाई हुई है तुम दोनों की? मिसेस शिराजी इसके पीछे किचन में आ गई थी। सुनी अनसुनी किए वो फ्रीज़र खोल कर खाने के लिए कुछ देखने लगा। मैं कुछ सवाल पूछ रही हूँ फारिस। ये सवाल आपने अपनी लाडली से पूछ लिया होता, वो जैसे जल कर बोला था। मिसेस शिराजी ने लबों पर उभरती मुस्कुराहट को रोका। इससे भी पूछा था। कहने लगी अपनी मर्ज़ी से रुक गई हूँ, लेकिन असल मसला तो वहीं का वहीं है। जब इसने तुम्हारे साथ लंदन जाना था तो फिर शादी अटेंड करके वो वापस क्यों नहीं आई? अब मैं क्या कह सकता हूँ? माइक्रोवेव ओवन में पिज़्ज़ा गर्म करते हुए वो उलझ कर बोला। इसका मतलब है तुम दोनों की लड़ाई हुई है। उन्होंने कुछ सोच कर कहा। लड़ाई? टाइमर की आवाज़ किचन में गूंजी थी। कैसी लड़ाई? फारस की भवें सुकड़ गई, जबड़े भींच गए। जन्नत कमाल अब भी बाज नहीं आई अपनी हरकतों से। इसका पारा चढ़ा। हस्बैंड वाइफ में क्या लड़ाई भी नहीं हो सकती? हमारी नहीं होती। अगर जन्नत सुन लेती तो गश खाकर गिर जाती। मिसेस शिराजी ने चंबे से इसे देखा। अब आप क्या चाहती हैं? वो जिच हुआ था। कुछ नहीं, तुम पिज़्ज़ा खाओ। मिसेस शिराजी ने मुस्कुराहट दबाई। वो इनका हिस्सा निकालने लगा तो उन्होंने मना कर दिया। मेज़ पर कोहनी टिकाए बंद मुट्ठी थोड़ी पर जमाए वो इसे बहुत गौर से और मोहब्बत से देखने लगी। वो कुछ तजब्बुब का शिकार हुआ था कि खुली किताब तो ना था वो, मगर मिसेस शिराजी इसे पढ़ ही लिया करती थी। जन्नत ठीक ही कहती है। चंद लम्हों के बाद उन्होंने कहा। इसने छुरी से पीस काट कर मुँह में डालते हुए इन्हें देखा। आंखों में सवाल था। यानी क्या? क्या कहती है जन्नत?
यही कि जब तुम कन्फ्यूजन का शिकार होते हो तो ज़्यादा दिलचस्प लगते हो। नवाला फारस के हलक में अटक गया। वो बेख्तियार खांसने लगा। मिसेस शादी ने फ़ौरन ग्लास में पानी उंडेल कर इसे दिया। इसने चंद एक घूंट भरे, तनफ़ुस बहाल किया, फिर सर उठाकर मिसेस शराजी को देखा। वो मुस्कुरा रही थी और इनकी मुस्कुराहट ज़िंदगी से भरपूर थी। लाहौर की सुबह बारिश का लबादा उड़कर उतरी थी। आसमान की उजली नीली रंगत पर कुछ देर पहले तक सिमट जाने वाले बादल एक बार फिर फैल रहे थे। कुछ ऐसी ही गुम कैफियत इसकी भी हुई थी जब सारा हला ने इसे जन्नत की गैर मौजूद के बारे में आगाह किया था। यहाँ नहीं है। न लहजे में फिक्र थी न घबराहट, बस एक उलझन कि अब इसे इंतज़ार में रुकना पड़ेगा, जबकि वो जल्द अज जल्द इस्लामाबाद जाना चाहता था। कब तक आएगी? जन्नत ने तुम्हें नहीं बताया? हाला कुछ मुतफक्कर नजर आई। इसने नफ़ी में सर हिला दिया। वो अपनी आया के घर है। आप मुझे एड्रेस बता दें, मैं इसे वहीं से पिक कर लेता हूँ। मोबाइल निकालते हुए इसने बेहद फॉर्मल लहजे में कहा था। सारा हाला ने कुछ हैरत और उलझन से इसे देखा था। क्या इन 15 दिनों में इसकी एक बार भी जन्नत से बात नहीं हुई, या फिर जन्नत ने ही इसे लाइलम रखा है? कुछ ही देर में वो आया का एड्रेस लेकर घर से निकल गया था। लाहौर की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते हुए इसने एक बार फिर जन्नत के नंबर ट्राई किया था। इसका मोबाइल ऑफ जा रहा था। आसमान पर रिमझिम बरसती बारिश ने एकदम ही शिद्दत इख्तियार कर ली। इसने वाइपर मुतहरक कर दिए। 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद वो मतलूबा एड्रेस पर पहुंच चुका था। ज़ेली सड़क से गाड़ी अंदर वो ले तो गया था, मगर तंग गलियों की बिना पर अब मज़ीद आगे जाना मुमकिन नहीं था। चिनार के दरख्त तले गाड़ी रोककर इसने सामने देखा। सारा हला की तीसरी गली में स्याह गेट की निशानदेही की थी। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हुए इसने रेनकोट का हुड अपने सर पर चढ़ा लिया। बादल एकदम शिद्दत से गरजे। आवाज़ ऐसी थी जैसे आसमान टूट पड़ा हो। मूसलाधार बारिश में दाएं मोड़ मुड़ते ही वो गली में स्याह रंग के तीसरे गेट के सामने रुक गया था। आम के घने दरख्त की शाखें सेहन से बाहर गेट के ऊपर फैली थी। बारिश का पानी पत्तों से रिस रिस कर नीचे गिर रहा था। इसने दरवाज़ा बजाते हुए अपने स्याह जूतों को देखा जो कीचड़ से लथपथ हो चुके थे। तकरीबन 5 मिनट तक तो वो गेट ही धड़धड़ाता रहा। तब कहीं जाकर गेट खुला था। सादा सी शलवार कमीज में मलबूस, स्याह शाल अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह से ओढ़े, सर पर छाता ताने जन्नत कमाल सामने खड़ी थी। कुछ साकत और मुतहैयर सी, रंगत जर्द, होंठ पे रंग और खुश, सुर्ख आंखें मुतरम थी। दाहिने गाल के ऊपर आंख के बाएं तरफ नील का गहरा निशान, कुछ सूजन भी थी शायद। फारस की आंखों की सर्द महरी एकदम बढ़ी। चेहरे के तासरात सर्द हो गए। अपनी ये हालत बना के वो दुनिया के सामने क्या साबित करना चाह रही थी? यही कि इस पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। यह ड्रामेबाज लड़की इसे जहर लगी थी इस लम्हे। जन्नत कमाल कुछ हैरत से इसे देख रही थी। पेशानी पर बिखर कर गाल पर फिसलती लुटों को आज वो समेट कर पीछे नहीं हटा रही थी। रुत जगह की गवाही देती आंखें बेतरह से सुर्ख जरूर थीं, मगर नम नहीं। चेहरे पर किसी किस्म का तासर नहीं था, मगर आंखों में एक बेनाम सी हफगी लहरा रही थी। गुस्सा भी था शायद। लेने आए हो? इसने यूं पूछा जैसे वो किसी और वजह से भी आ सकता हो। लहजा बेतासर, मगर आवाज़ कुछ बोझल सी थी। मजबूरी है, दांत पीसकर इंतहाई बरोदत से जवाब देते हुए फारस ने गुस्सीली नज़रों से इसे देखा, और इसे लग रहा था शायद मजबूरी ख़त्म हो चुकी है। अब वो इसे हमेशा के लिए खैर बात कहने आया है। वक्त नहीं है मेरे पास, 2 मिनट में पहुँचो। अखड़ लहजे में हुक्म देकर वो जाने के लिए मुड़ गया था। बड़बड़ाहट जारी थी। झंझराहट में कदम उठाता वो शदीद गुस्से में लग रहा था। गाड़ी के करीब पहुंचकर इसने मुड़कर पीछे देखा तो जन्नत छतरी के साए में एहतियात से कदम उठाती नजर आई। बैग कंधे से लटक रहा था, सर झुका हुआ था और शानों पर बिखरे सीधे गिरते बाल चेहरे को दोनों तरफ से घेरे हुए थे। कैचर अब भी हाथ में ही था, जैसे वो उजलत में अपना सब कुछ समेटकर फौरन ही बाहर आ गई हो। वो करीब पहुंची तो फारस ने दृष्टि से जन्नत का बाजू पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। तकलीफ का तासर छुपाते हुए जन्नत ने बाजू छुड़ाने की कोशिश की थी, मगर इससे तकलीफ में और भी इजाफा हुआ था। अपनी ये हालत बनाकर आखिर क्या साबित करना चाहती हो तुम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा हूँ मैं। जी जान लगाकर इन 15 दिनों में अपनी ये हालत बनाई है ताकि मम्मी के सामने मेरा तमाशा बना सकूँ। अब इस हालत में तुम्हें लेकर जाऊँ मैं, इस हालत में। वो दबी आवाज़ में धाड़ा था। वो दम साधे कुछ सदमे से इसकी आंखों में देख कर रह गई। बाजू की तकलीफ जैसे एक लम्हे में गायब हुई थी। चाहती क्या हो तुम? वो दबी आवाज़ में गिराया। कहर बरसाती आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। जन्नत के लब भेज गए।
आंखों में सुर्खी फैली, मगर इसने जवाबन कुछ न कहा। पता नहीं किस गुनाह की पादाश में तुम मेरे गले पड़ गई हो। झटके से इसका बाजू छोड़ते हुए उसने अपनी साइड का दरवाज़ा खोला था। बड़बड़ाते हुए कुछ झंझनाहट के आलम में इसने गाड़ी स्टार्ट की थी। यकायक ही इसे अपनी उंगलियों पर चिपचिपाहट का एहसास हुआ था। यूं ही दाहिना हाथ सामने किया तो वो खून से सुर्ख था। वो अपनी जगह ठिठक कर रुक गया। दरवाज़ा खोलकर जन्नत बराबर में बैठी तो इसने बेसाख्ता गर्दन मोड़कर इसे देखा। छतरी टांगों में रखने के बाद अब वो अपने बालों को समेटकर कैचर में जकड़ रही थी, बहुत एहतियात और आस्तगी से। एक लम्हे के लिए फारस की सोच और ख्याल मुंतशिर हुए थे। एक लफ्ज़े के लिए किसी बेमानी से अंदेशे ने सर उठाया था। जब वो अपने बालों को समेट चुकी तो इसे लगा शायद वो अब फुर्सत से हमेशा की तरह कोई वजाहती बयान देगी, कोई अनोखा बयान देगी, मगर वो चुप थी, गोया मुंह में ज़बान ही ना हो। खिड़की की तरफ मुंह मोड़े इसने अपनी सूरत भी गुम कर ली थी। फारस की निगाह के एक लम्हे के लिए इसके दाहिने बाजू के इस मकाम पर रुकी थी जिसे इसने इंतहाई सख्ती से पकड़ा था। फिर इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। सफ़र खामोशी से कटने लगा। विंड स्क्रीन पर मुतहर्रिक वाइपर्स के कहर में लिपटा रोड, बारिश की आवाज़, शदीद सर्दी और शाल में अपना आप छुपाए खिड़की की तरफ रुख किए आंखें मूंदे वो बैठी थी। ज़रा देर के लिए ही इस पर गनूदगी छाई थी, फिर इसकी आंख खुल गई थी। बुखार की शिद्दत से तपता वजूद सर्दी की शिद्दत से कपकपा रहा था। चेहरे का रुख अब भी खिड़की की तरफ था। भूले से भी ना रुख बदल रही थी और ना ही इसे देखने की गलती कर रही थी। वो भी खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हैरत अंगेज तौर पर इसने दोबारा कोई बात नहीं की थी, ना गुस्सा दिखाया था, ना झिड़कियाँ पलाई थी, ना ही इन गुनाहों को हवाला दिया था जिनकी पादाश में वो इसके गले पड़ गई थी। खुश्क लबों को तर करते हुए इसने गहरा सांस लिया। फारस ने गाड़ी पेट्रोल पंप के सामने सड़क के ऐन किनारे पर रोक दी थी। आगे पेट्रोल डलवाती गाड़ियों का रश था। वो रेनकोट का हुड सर से पर चढ़ाए गाड़ी से निकल गया। जन्नत सामने देखने लगी। धुंध में मलफूफ दरख्त बस चंद कदमों के फासले तक ही वाज़ेह थे। इसने पानी के चंद मज़ीद घूंट भरे, फिर दाहिने हाथ की उंगलियों से कनपट्टी दबाने लगी। वो खाना ऑर्डर पर पैक करवाकर पलट ही रहा था जब इसने आवाज़ सुनी थी। मुसलसल बजता हॉर्न, टायर की चिड़चिड़ाहट और फिर तसादम। इसने पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों को दाएं सिमत भागते देखा। बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी। हर मंजिल धुंधला था, मुबहम था, गैर वाज़ेह। एक्सीडेंट हो गया, कोई कह रहा था। बारिश के शोर में अब लोगों की तेज़ आवाज़ें भी शामिल हो गई थीं। किसी एहसास, किसी अंदेशे, किसी ख्याल के तहत इसने उजलत में कदम उठाते हुए वहाँ देखा जहाँ इसकी गाड़ी खड़ी थी। अगले ही लम्हे इसका सांस रुका, सांसें थम गई, पार्सल हाथों से छूट गया। शायद ज़मीन चकराई थी या फिर आसमान सर पर गिरा था। वो तसादम, वो कोई आम तसादम तो ना था। बेकाबू होती गाड़ी इसकी गाड़ी से ही टकराई थी, जिसकी वजह से इसकी गाड़ी घूमती हुई बुलंदी से नीचे जा गिरी थी। जन्नत, इसका सांस रुका। बेख्तियार होकर वो इसी तरफ बढ़ा जिस तरफ लोगों का हजूम था। किनारे पर इसके पहुंचने से भी पहले गाड़ी एक जोर धमाके से आग की लपेट में आई थी। वो पत्थर हुआ तो चंद लम्हों तक पत्थर ही रहा। साकत, सामत, जामद, सदमे से कुव्वत मिली। कदम बेसाख्ता ही इस तरफ उठे। बीच रास्ते में ही कुछ लोगों ने आगे बढ़ने से रोक लिया। हवास चालू हो रहे थे। वो गहरे सदमे में था। अपना आप छुड़ाते हुए आगे बढ़ना चाह रहा था, मगर लोग इसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। फारस, आन की आन में ये क्या हुआ था? क्यों हुआ था? इसने ये तो नहीं सोचा था, इसने ये तो नहीं चाहा था। फारस, आपकी आवाज़ बुलंद थी, कपकपाती हुई और दुरुस्त थी, जैसे किसी ने पूरी जान लगाकर इस पुकारा हो। बेजान होती टांगों के साथ इसने एक झटके से मुड़कर पीछे देखा। सर पे छाता ताने, सर्दी की शिद्दत से कपकपाती, कुछ कमज़ोर और निढाल सी जन्नत आंखों में उलझन लिए इसके सामने ही खड़ी थी, कुछ ही फासले पर। सदमे से फारस की निगाह डगमगाई। वो थम गया, रुक गया, ठहर गया। लम्हे भर के लिए इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। आ भी कैसे सकता था? वो मुजस्सम हकीकत बनी इसके सामने कैसे खड़ी थी? वो तो गाड़ी में। आंखों में बेयकीनी और उलझन लिए अपने आप को लोगों की गिरफ्त से आज़ाद करते हुए वो इसकी जानिब बढ़ा। जन्नत नासमझी के आलम में इसे देखने लगी। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, सर दर्द से फटा जा रहा था, सर्दी अजियत बढ़ा रही थी, मगर फारस की आंखें, इसके तासरात, इसका खौफ और घबराहट इस पर रोशन दिन की तरह आया था। मेरे सर में दर्द था तो मैं टैबलेट लेने के लिए, इसने हाँ वजाहत दी। आसमान पर बिजली चमकी,
फिर घन गर्ज की आवाज़ हर सिमत गूंजी। वो इस पर निगाह जमाए अपनी जगह खड़ा रहा। अब के जन्नत ने इसके अकब में देखा। शायद वो एक्सीडेंट की नौयत और नुकसान के बारे में जानना चाह रही थी। अगले ही पल इसका हल खुश्क हुआ था। ज़मीन ने कदम जकड़ लिए थे, निगाहें शोलों पर जमकर रह गई। सिया प्राडो जो इनकी गाड़ी से टकराई थी, इस गाड़ी में एक ही नौजवान था, जख्मी था और इसे गाड़ी में डाले चंद मुकामी लोग इसी वक्त हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन इनकी गाड़ी जो बुलंदी से गिरी थी, इसमें तो कोई भी नहीं था। मगर फिर भी दोनों की हालत ऐसी थी जैसे इनका नुकसान हो गया हो, जैसे वो शोलों की लपेट में गाड़ी के अंदर ही रह गए हों। इसने फिर फारिस को देखा। वो कमज़ोर और सांप का शख्स नहीं था, और ऐसा भी नहीं कि गाड़ी का नुकसान इसे परेशानी में मुब्तला कर दे। तो फिर वो इतना मुतफक्कर क्यों लग रहा था, इतना बेचैन और बेकरार क्यों लग रहा था? इसकी आंखों की सुर्खी दर्द की अक्कासी क्यों कर रही थी? चेहरे के तासरात मखमसे में क्यों डाल रहे थे? क्या इसलिए कि वो बच गई थी? क्या इसलिए कि इसके गैर ज़रूरी वजूद से जान छुड़ाने का एक मौका हाथ से निकल गया था? इसे सदमा हुआ। हाँ, शायद यही वजह है, यकीनन यही वजह है। लब भेज के वो सख्त तासरात के साथ इसी वक्त जाने के लिए मुड़ गई थी। सामने ही स्टोर के शेड थले रुकते हुए इसने गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ फारिस उजान को देखा, जो इसके बराबर में आन खड़ा हुआ था। इसके तासरात अब भी नॉर्मल नहीं थे। अंदर आ जाओ साहब। 13-14 बरस का लड़का स्टोर के काउंटर से चलाया था। एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर जन्नत फ़ौरन ही सीढ़ी चढ़ के अंदर चली गई। कुर्सी खींचकर बैठते हुए इसने सर्द नज़रों से फारिस को देखा। बरसाती का हुड उतारते हुए इसने गर्दन तक चढ़ी हुई जिप खींचकर सीने पर ठहरा ली थी। एक हाथ मुसलसल हरकत में था, जैसे इसे घुटन हो रही हो और वो शर्ट के ऊपरी बटन खोल लेना चाहता हो। सख्ती से दांत पर दांत जमाए जन्नत ने चेहरे का रुख फेर लिया। मौत, बददुआ, बदनसीबी, सज़ा, तनबीह या इसने आंखें मूंद ली। वो अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, मगर ये आसान नहीं था, हरगिज़ आसान नहीं था। अगर वो गाड़ी में होती तो इस वक्त इसका दम घुटा। इसे लगा अगर इसने फिल वक्त खुद को ना संभाला तो इसे कुछ हो जाएगा। 15 दिन पहले भी इस पर ऐसी ही कैफियत तारी हुई थी, लेकिन तब इसने खुद को संभाल लिया था। अब संभालना कुछ मुश्किल लग रहा था। पानी देना। लड़का भागकर मिनरल वाटर की बोतल निकाल लाया। चंद घूंट भर कर इसने बिस्किट भी उठा लिए थे, जूस भी ले लिया। अपने एसोसिएट अदील अहमद से फ़ोन पर बात करते फारिस की नज़र यकायक इस पर पड़ी और वो रुक गया। क्या कह रहा था ये भी भूल गया। जूस के साथ बिस्किट खाते हुए वो चीज़ें उठा उठा कर देख रही थी, इनकी कीमत पूछ रही थी, अपनी रायामा से भी गाही दे रही थी। 13-14 साल का पठान लड़का बढ़ चढ़ कर इसकी खिदमतदारियों में लगा हुआ था। फारिस की रगें तन गई, जबड़े भींच गए। क्या इस बेहिस लड़की को ज़रा सा भी एहसास है कि मौत इसे करीब से सलाम देकर गई है? बाजी, और कुछ चाहिए आपको? पठान लड़का बहुत खुश था, मुस्तैदी से अपना हर काम सर अंजाम दे रहा था। हाँ, ज़रा वो लेस चिप्स भी ले आओ। और ये चिली मिली, ये नई आई है क्या? पहले तो कभी नहीं देखी। और इसका फ्लेवर कैसा है? अब वो कुछ और उठाकर पूछ रही थी। ये बच्चा लोग खाता है बाजी, हमको नहीं मालूम। और ये कितने का है? 10 रुपये का बाजी। 10 रुपये? 5 की दोगे तो लूँगी। सर, आप कुछ कह रहे थे? अदील अहमद की आवाज़ पर वो सर झटक कर फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुआ। बाजी, अभी तुम बोला तुम्हारा सर में दर्द है। हमारा अम्मा बोलता है सर में दर्द हो तो खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अदील अहमद को ज़रूरी हदायत देकर वो मुड़ा तो जर्द रंगत और सुर्ख पड़ती आंखों के साथ जन्नत कमाल तीसरा चिप्स का पैकेट खोल रही थी। ये तुम्हारा स्टोर है हान? नहीं बाजी, ये गुलहान का स्टोर है, हम पकौड़े बेचता है। पकौड़े बेचने से ही इसे कुछ याद आया तो फट से बोला, आज तुम भी बच गया, हम भी बच गया। जन्नत ने कुछ हैरान होकर इसे देखा था। वो जहाँ तुम्हारा गाड़ी खड़ा था ना, हम उधर रोज़ पकौड़े बेचता है, लेकिन आज बारिश था इसलिए आज हम नहीं बेचा। अगर बारिश ना होता तो हम उधर ही खड़ा होता और फिर हमारा अम्मा रो रहा होता। सांस रोके जन्नत इसे देख कर रह गई। शुक्र है तुम्हारा गाड़ी भी खाली था, शुक्र है हम भी वहाँ नहीं था। इसने सर हिला हिला कर खुशी का इजहार किया था। तुम्हें लगता है अल्लाह ने हमें बचाया है? बहुत मुख्तात होकर और खासी सोच विचार के बाद इसने बज़ाहिर पस्त आवाज़ में पूछा था, मगर आवाज़ इतनी भी पस्त ना थी कि फारिस वजदान की समातों से ना टकराती। हाँ, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र बाजी। ऐसा भी तो मुमकिन है कि ये एक वार्निंग हो मेरे लिए, तुम्हारे लिए।
या शायद किसी और के लिए। लड़के ने अचंभे से जन्नत को देखा। वार्निंग? कैसा वार्निंग? वल्ला हम बहुत अच्छे पकौड़े बनाता है, सफाई का भी बहुत ख्याल रखता है, किसी दिन खाकर देखो। फारिस वजदान ने ऐन इस वक्त इसके और लड़के के माबैन हायल इस छोटी सी मेज़ पर जूस पटहा था। कितने का है? दांत पीसकर कीमत पूछी जा रही थी। लड़के ने सर उठाकर फारिस को देखा। इस गाहक को तो वो यकसर फरामोश कर बैठा था। जन्नत ने गर्दन सीधी की, नागवारी से इसे देखा, फिर रुख बदल गई। पठान लड़का अब फारिस की खिदमतदारियों में लगा था। वो पिछले 1.5 घंटे से मेज़ पर हेड डाउन किए बैठी थी। ना नींद आ रही थी, ना सुकून मिल रहा था। सुर्ख तुरम आंखें अब तकलीफ पहुंचाने लगी थी। पठान लड़का इसके लिए चाय ले आया था। टैबलेट वो ले चुकी थी, मगर इसकी तबीयत थी कि किसी भी सूरत संभल में नहीं आ रही थी। जिसम में अब मरोड़ उठ रहे थे। कोई ऐसा इंतज़ाम भी ना था कि वो दराज होकर सो जाती। साहब, तुम्हारा आदमी कब आएगा? पठान लड़का सिर्फ इनकी ही वजह से स्टोर बंद नहीं कर रहा था। फारिस ने कलाई मोड़कर वक्त देखा। इसके अंदाजे के मुताबिक अदील को अब तक पहुंच जाना चाहिए था। कुछ सोचकर इसने मोबाइल निकाला और इससे कब कि वो कॉल करता श्याम मर्सिडीज स्टोर के सामने आ रुकी थी। हेडलाइट्स की तेज़ रोशनी ग्लास डोर पर पड़ी। हारन भी बजा और मोबाइल पर भी कॉल आने लगी। जन्नत ने बेसाख्ता सर उठाते हुए बाहर देखा। सामने 2 गाड़ियाँ खड़ी थीं। एक में अदील और दूसरी गाड़ी में इसके गार्ड सवार थे। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट सर? अदील अंदर आ गया था। इसे एक्सीडेंट की तफसीलात से आगाह करते हुए वो दरवाजे ही में खड़ा था। अदील हदायत लेकर पलट गया तो इसने सरसरी निगाहों से जन्नत को देखा, जो अपनी जगह से उठकर इसी तरफ आ रही थी। फारिस के करीब से गुजरते हुए इसे एकदम अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। इससे कबल कि वो लड़खड़ा कर गिरती, फारिस ने बर वक्त इसे बाजू से पकड़कर संभाल लिया। फारिस की यह हरकत इतनी गैर मुतवक्का और अचानक थी कि जन्नत को संभलने में और फिर संभल कर समझने में चंद लम्हे लगे। अगले ही लम्हे इसने शदीद गुस्से के आलम में बुदक कर अपना बाजू यूं छुड़ाया जैसे इसे सांप ने पकड़ लिया हो। दीवार का सहारा लेकर अपना तवाज़ुन बरकरार रखते हुए इसने सख्त पथरीली निगाहों से इसे देखा। मेरा हाथ क्यों पकड़ा तुमने? अब के इसका सवाल, रवैया और तासरात फारिस वजदान के लिए गैर मुतवक्का थे। वो इस पोजीशन में हरगिज़ नहीं थी कि इससे बहस मुबाहस से कर सकती। बुखार की शिद्दत से जिस्म तप रहा था, आंखें धुंधला रही थीं, सर घूम रहा था, और तब भी वो समझ रही थी कि अगर कोई बेवकूफ़ इसे गिरने से बचा रहा है तो इसके हक़ में गलती कर रहा है। फारिस के जबड़े भींच गए। अदील अहमद और गार्ड्स के सामने जिस तरह वो इसके साथ पेश आई थी, वो बमुश्किल जब्त किए खड़ा था, वरना दिल चाह रहा था एक थप्पड़ तो लाजमी जड़ दे इसे। बाजी, ये लड़ाई वड़ाई ख़त्म करो, तुम्हारा तबीयत ख़राब है, तुम गिर जाएगा। पठान लड़के ने इसे काउंट डाउन करने की कोशिश की।